नमस्कार दोस्तों। क्या भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जो भी हम जानते हैं या जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी हम सुनते हैं, क्या वो सब सच है? अगर सच है तो इतनी जानकारी हमें कैसे मिलती है? ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान बैठा हुआ है कॉपी पेन लेके, वो हज़ारों साल का इतिहास हज़ारों सालों से लिखता आ रहा है ताकि बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम में लिख सकें या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में लिख सकें। तो दोस्तों फिर ये सारी की सारी चीज़ें हमें कैसे पता होती हैं? इतनी जानकारी हमारे पास कैसे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इनको जानने के हमारे पास 3 साधन हैं मेन। सबसे पहले आता है साहित्यिक स्रोत, उसके बाद आता है हमारा विदेशी लेखक, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य। तो दोस्तों अब हम इन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि इतिहास को कैसे तैयार किया गया है और कहाँ से कौन-सी चीज़ें ली गई हैं। तो दोस्तों वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य की, उसके बाद हम बात करेंगे दर्मेतर साहित्य की। दर्मेतर साहित्य का मतलब होता है दोस्तों धर्म को छोड़ के जितना भी साहित्य बच जाता है वो सारा का सारा धर्मेतर साहित्य में आ जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भी धार्मिक साहित्य के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, कहाँ-कहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। और धार्मिक साहित्य में दोस्तों सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वेद का। हमें पता है दोस्तों वेद तो बहुत पुराने हैं, लगभग ये माना जाता है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से ही वेद हैं, क्योंकि भगवान ने ऋषियों को सुनाए, फिर ऋषियों ने इनका संकलन किया। कई हज़ारों सालों तक तो ये मौखिक ही चलते रहे, मतलब एक दूसरे को बताते रहे। उसके बाद दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, इस टाइम के बीच में दोस्तों इनका संकलन हुआ है, मतलब इनको लिखा गया है, इनकी रचना की गई है। दोस्तों हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान पवित्र, आध्यात्मिक, पूरा का पूरा एकदम पवित्र ज्ञान। दोस्तों वैदिक इतिहास के बारे में जितनी भी हमें जानकारी मिलती है वो सारी की सारी वेदों से ही मिलती है। उसके बाद दोस्तों हमारा नंबर आता है वेदांग का। दोस्तों वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। दोस्तों वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सके इसलिए ही वेदांगों की रचना की गई थी। यानी कि सबसे पहले इनको पढ़ना पड़ता है, ये चीज़ें सीखनी पड़ती है, उसके बाद वेदों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि वेदों के अंदर कौन सी चीज़ सही लिखी है, किसका क्या मतलब है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि वेदों में जो संस्कृत जिस संस्कृत लैंग्वेज के अंदर उनको लिखा गया है, तो वो जो आज की संस्कृत है उससे बहुत ज़्यादा अलग है, उसको वैदिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों उस संस्कृत में हो सकता है कुछ वर्ड ऐसे हों जिनका आज के टाइम पे कुछ अलग मतलब निकलता हो या उस टाइम पे कुछ अलग मतलब रहा हो, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले वेदांगों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद वेदों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों ये मान लो कि जैसे जो वेद हैं हमारे, वो हैं हमारी मान लिया कि कविता, जैसे कि वैसे वो मंत्रों के रूप में है। और जब कोई कविता होती है तो उसका नीचे हम कविता को समझने के लिए उसका सरलार्थ करते हैं, और उसके बाद में एक छोटी सी बात भी, उसकी विशेषताएं भी लिखते हैं कि उसके अंदर क्या विशेष है। तो दोस्तों आप ये मान के चलो जो वेद हैं वो ये कविताएं हैं, और जो सरलार्थ है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी कि जो काव्य रचना हम कह सकते हैं वेदों को, क्योंकि उनमें मंत्रों के रूप में लिखे हुए हैं, ऋचाओं के रूप में लिखे हुए हैं। तो दोस्तों वो तो हो गया हमारा पद्य। फिर आता है हमारा गद्य, जिसमें एक्सप्लेनेशन होती है, यानी ये पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं, पूरा सरलार्थ करके लिखते हैं। तो दोस्तों वो जो गद्य हैं वो हैं ब्राह्मण। और दोस्तों आरण्यक, इनकी रचना दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जंगलों में हुई थी। आरण्यक दोस्तों जो ब्राह्मण हैं उनका ही अंतिम रूप इनको माना जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा उपनिषद। हमें पता है दोस्तों हमारे पास कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। और मैं आपको बता दूं, हमने सुना है कि जो हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, दोस्तों उसको भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे श्री कृष्ण भगवान का जिक्र है वो सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद है उसके अंदर आता है। और दोस्तों उपनिषदों से हमें भारत के उस टाइम की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की भी जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों हम जिक्र करते हैं जो 2 हमारे सबसे बड़े महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। दोस्तों जो रामायण है इसके अंदर लगभग 24,000 श्लोक हैं। इससे भी उस टाइम के जो भारत था उसका राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों को समझने के लिए इनसे हमें उन चीज़ों की जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे राजनीति कैसे होती थी, सामाजिक जीवन कैसे था, धर्म को कैसे मानते थे, किस धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे। और हमें ये भी पता है दोस्तों जो रामायण की रचना है, रचनाकार हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। संस्कृत भाषा में दोस्तों इसको लिखा गया, 24,000 श्लोक इसके अंदर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों महाभारत की। दोस्तों जो महाभारत का स्टार्टिंग में नाम होता था वो होता था जय संहिता। ठीक है दोस्तों, बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई, तो इसका लास्ट में बिल्कुल जब स्टार्टिंग थी तब इसके अंदर श्लोक थे 8,800। तो बाद में जब बढ़ के 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम रख दिया महाभारत। इसके अंदर कुल 18 पर्व हैं दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं। और दोस्तों सबसे
बेस्ट चीज़ क्या है महाभारत के अंदर, वो है श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों वो जो विषम पर्व है ना, उससे संबंध रखती है भगवद गीता। जो महाभारत का युद्ध था दोस्तों, वो 950 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था, ऐसा माना जाता है। ये 18 दिन तक चला था, और दोस्तों इसको पांचवें वेद की तरह भी माना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा काव्य रचना है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रंथ है जो, वो दोस्तों हमारा महाभारत है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पुराणों की। दोस्तों हमारे पास 18 पुराण हैं, और जो पुराण है इनको पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। एक तो लोमहर्ष था, और उसका पुत्र था दोस्तों उग्रसर्वा। उन्होंने दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पुराणों की जो पुराण है उनका संकलन किया था। और इनके अंदर दोस्तों जो पुराने टाइम पे जो शासक होते थे, उनकी जो वंशावली होती थी, उनका जो विवरण है वो हमें पुराणों में ही देखने को मिलता है। जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश के बारे में बताता है, जैसे जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश के बारे में बताता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो थे हमारा जो हिंदू धर्म के अनुसार जो हिंदू धर्म के धार्मिक साहित्य थे। अब बात करते हैं दोस्तों, उस टाइम पे बौद्ध धर्म की बात भी है। बौद्ध धर्म के अंदर से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ इतिहास में हमारा बौद्ध धर्म से भी लिया गया है। यानी कि बौद्ध धर्म का भी एक अहम रोल रहा है दोस्तों हमारा आज का प्राचीन इतिहास तैयार करने में। तो दोस्तों जैसे बौद्ध साहित्य को मूल रूप से वैसे 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे जातक, त्रिपिटक, एक पाली के जो ग्रंथ हैं और एक संस्कृत के ग्रंथ हैं। तो हम इतना लंबा इसके अंदर डिस्कशन करेंगे नहीं, ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में, जो मैंने 4-5 लिखे हुए हैं, इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आना होगा तो इनके अंदर से ही आ जाएगा। सबसे पहले हम दोस्तों जातक की बात करें तो जातक का मतलब आप समझते हो कि जैसे कहानियाँ स्टोरी टाइप होती हैं, कथा मान सकते हैं। दोस्तों जो जातक है वो बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसके अंदर लगभग 550 कथाएं दी गई हैं बौद्ध से संबंधित, उसके पहले जन्म से संबंधित, पुराने जन्म की कहानियाँ वगैरह। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा त्रिपिटक। तो दोस्तों जो त्रिपिटक है वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। ये 3 होते हैं दोस्तों। एक तो होता है सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है दोस्तों। जो बौद्ध के सबसे पुराने ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं, हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों मिलिंदपनो। दोस्तों एक यूनानी राजा होता था मिनांडर, जिसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था, और एक बौद्ध भिक्षु होता था नागसेन। तो इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई थी दोस्तों, उसका वर्णन मिलिंदोपनों में मिलता है हमें। और उसके बाद एक होती थी जैसे दीपवंश। दीपवंश में दोस्तों श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि दीपवंश, उसका नाम ऐसे पड़ा जैसे सिंहल द्वीप पहले श्रीलंका का नाम होता था। तो दोस्तों इसका जो लास्ट नाम है, जो लास्ट वर्ड है द्वीप, तो उस द्वीप से बना दिया दीपवंश। दीपवंश यानी कि श्रीलंका के वंशों के बारे में। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों महावंश। इसमें मगध के राजाओं के बारे में बताया गया है, जैसे मगध में पहले कौन राजा आया, उसके बाद कौन आया, जैसे नंद वंश खत्म हुआ, उसके बाद मौर्य वंश शुरू हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों महावंश के अंदर दिया हुआ है। चूल वंश की बात करें तो दोस्तों जो चोल होता था, चोलों का साम्राज्य था, उसका जब पतन होता है तो उसके बारे में सारी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों जैन साहित्य है। दोस्तों जो जैन साहित्य हैं वो या तो प्राकृत भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में, इन 2 भाषा में लिखा जाता है, इसलिए इनको आगम भी कहा जाता है। आगम नहीं, आगम आगम कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आचराग सूत्र। इसमें जो जैन के भिक्षु हैं उनकी आचार व्यवहार कैसा होगा, उन्होंने कौन सी विधियां करनी है, किन चीज़ों से उन्होंने निषेध करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। उन सब चीज़ों का इनके अंदर वर्णन है। उसके बाद आता है दोस्तों भगवती सूत्र। इसमें जो महावीर स्वामी हैं उनके जीवन और उनके जो समकालीन थे उनके साथ उसके कैसे संबंध थे, उन चीज़ों का भी विवरण है। और दोस्तों मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो 16 महाजनपदों का जिक्र आता है, तो दोस्तों वो बात भगवती सूत्र से ही ली गई है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे धर्मेतर साहित्य की। धर्मेतर साहित्य बोले तो धर्म को छोड़कर बाकी जितना भी साहित्य है वो सारा का सारा धर्मेतर साहित्य के अंदर आ जाता है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम जिक्र करेंगे संगम साहित्य की। दोस्तों इसमें जो चोल होते थे, चेर, पांड्य, इन जब ये राज्य मतलब साम्राज्य बढ़ने शुरू हुए थे, जब इनका स्टार्टिंग था, ये जब उदय हो रहे थे, तो उनका सबका वर्णन इसके अंदर है। इसमें लगभग 30,000 पंक्तियों की कविताएँ हैं दोस्तों, और इनको लगभग 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो होता है पट्टिनेडिकल कणक्कू, दूसरा है दोस्तों पतुपातु। इन 2 समूहों में इनको विभाजित किया जाता है। जो पहला वाला समूह है ना दोस्तों, जो पट्टिनेडिकल कणक्कू होता है, वो सबसे पुराना माना जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मनुस्मृति की। हमें पता है दोस्तों जो मनुस्मृति है वो सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक माना गया है ग्रंथ। दोस्तों इसके अंदर उस टाइम की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का पता चलता है। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है दोस्तों, जैसे कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य। तो दोस्तों ये जो 4 प्रकार के हैं ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ये अच्छे माने जाते हैं। और जो गंधर्व है, असुर है या राक्षस और पैशाच है, ये दोस्तों थोड़े से गलत माने जाते हैं, इनको अच्छा विवाह नहीं माना जाता। और एक अलग आयाम में भी हम इनको पढ़ सकते हैं, जैसे कि अनुलोम और प्रतिलोम के रूप में। दोस्तों अनुलोम का मतलब होता है कि ऊंचे घर का आदमी
और नीचे घर की औरत अगर शादी करते हैं तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम का मतलब हो गया दोस्तों उच्च वर्ग की कन्या होगी और जो निम्न वर्ग है उसका पुरुष हो गया, तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नारद स्मृति की। नारद स्मृति के अंदर दोस्तों जो गुप्त वंश के हैं ना शासक वैसक थे जितने भी, उन सब की जानकारी हमें नारद स्मृति में बनती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अर्थशास्त्र हमारा रह गया। दोस्तों हमें पता है कि अर्थशास्त्र की जो रचना है वो चाणक्य ने की थी, उसको विष्णु गुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको दोस्तों संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखा था और इसको दोस्तों राजनीति का, भारतीय राजनीति का सबसे पहला ग्रंथ इसको माना जाता है। लगभग 6000 श्लोक इसके अंदर दोस्तों लिखे हुए हैं। मतलब मौर्य काल की जितनी भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हो या धार्मिक जितनी भी स्थितियाँ थी सबका वर्णन इसके अंदर किया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा नंबर आता है मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का, और उनके जो गुरु थे चाणक्य, और उसके बाद उससे पहले जो नंद वंश खत्म हुआ उसके बाद ही ये आए, मौर्य वंश आया। तो इन चीज़ों के बारे में दोस्तों वर्णन मिलता है, जो मौर्य वंश की स्थापना वगैरह है या फिर नंद वंश का पतन, क्योंकि दोनों एक टाइम पे होता है। नंद वंश का पतन हुआ था और मौर्य साम्राज्य का दोस्तों शुरुआत हुई थी। तो इस घटना का पूरा जिक्र उसके अंदर मुद्रा राक्षस के अंदर हमें मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा मालविकाग्निमित्रम। दोस्तों कालिदास ने इसको लिखा था। जो पुण्यमित्र शुंग है और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है अग्निमित्र, और उनका जो टाइम था उसके टाइम पे जो राजनीतिक स्थिति होती थी ना दोस्तों, उसका वर्णन यहाँ पे हमें मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा हर्षचरित। दोस्तों हर्ष एक राजा होता था, उसके कवि होते थे बाणभट्ट नाम के। उन्होंने जो हर्षचरित है इसके अंदर उनके जीवन और उनके टाइम पे जो भी हिस्ट्री रही है या जो भी चीज़ें रही हैं उनका वर्णन इसके अंदर मिलता है। अगर सीधा सीधा बोले तो दोस्तों हर्षचरित के अंदर एक तरीके से मान सकते हैं हर्ष के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, या उसकी बायोग्राफी भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है स्वपावसवदत्तम। दोस्तों एक भास नाम के कवि होते थे, इन्होंने इसकी रचना की थी। एक वत्सराज उद्यन और एक चंडप्रदोत, इनके बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। ये भी हम चीज़ें पढ़ेंगे इनके बारे में धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद मैं ना एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ हिस्ट्री के लिए, जिसके अंदर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की A to Z चीज़ें लिखी जाएंगी। A to Z चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखते तो आपको हिस्ट्री में कभी डाउट नहीं होगी और पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको याद भी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा, डेट्स को, नाम को, या किसी चीज़ को कैसे याद रखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम बात राजतरंगिणी से। दोस्तों कलन के द्वारा लिखी गई थी और ये बुक है जो कश्मीर के इतिहास से संबंध रखती है दोस्तों, यानी कि कश्मीर के इतिहास के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं भारतीय इतिहास का ये सबसे पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, सबसे पहला। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा मरीचकटी कमवी। दोस्तों एक शूद्रक होते थे कवि, उन्होंने लिखा था इसको। ये एक तरह का नाटक है जिसके अंदर जो गुप्त वंश था ना उसके टाइम का वर्णन इसके अंदर या उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। यानी कि डायरेक्ट बोले तो इसके अंदर, इस बुक के अंदर या इस नाटक के अंदर हमें गुप्त काल के वंश के बारे में जानकारी मिलती है या उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा विक्रमांकद देवचरित। दोस्तों एक कश्मीरी कवि होता था विलन, उन्होंने इसकी रचना करी थी और इसके अंदर जो चालुक्य राजवंश था ना उसके, और जो मेनली जो विक्रमादित्य, 5वें विक्रमादित्य होते थे ना उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों हमारा कीर्ति कौमुदी होता है जिसको सोमेश्वर ने लिखा था, और इसके अंदर जो चालुक्यों के वंश थे ना उन्हीं की जानकारी दोस्तों इसके अंदर मिलती है। यानी कि ये जो दोनों बुक हैं क्रमांक देव चरित की, और दोस्तों इसका नाम है कीर्ति कौमुदी, इन दोनों के अंदर हमें चालुक्य वंश के बारे में पता चलता है, यानी कि चालुक्य वंश की जानकारी हमें इनसे मिलती है। उसके बाद आता है दोस्तों अवंती सुंदरी, ठीक है, अवंती सुंदरी कथा। ये कवि थे दंडी, उन्होंने इसको लिखा था। इसमें जो साउथ का इंडिया है उसमें जो पल्लव होते थे उनकी हिस्ट्री के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई दोस्तों। उसके बाद अष्टाध्यायी, ये तो सबने पढ़ा है कि पाणिनि ने इसको लिखा था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। जो संस्कृत के अंदर व्याकरण होती है ना दोस्तों, तो उससे संबंधित ये पुस्तक है, यानी कि व्याकरण से संबंधित है दोस्तों ये पुस्तक। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट रहता है विदेशी लेखक। अब हम दोस्तों विदेशी लेखकों के बारे में बता देता हूँ, जैसे हेरोडोट्स, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसिस, प्लिनी, फायान, हेनसांग, इत्सिंग।
तो दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ, पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों जो हेरोडोट्स हैं इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है, यानी इनके इतिहास का पिता इनको कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। बाद में मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिनमें इनके द्वारा जितनी भी बुक लिखी गई है ना उन सबको उसके अंदर डालूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हेरोडोट्स ने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका। ठीक है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखना। और इस बुक के अंदर दोस्तों इंडिया और जो उस टाइम पे ईरान, आज का जो ईरान है, उस टाइम पे फारस होता था, उनके बीच में जो भी संबंध होते थे उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारे मेगास्थनीज। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की है ये। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में होते थे कवि मेगास्थनीज। ठीक है, ये जो थे ये सेल्यूकस निकेटर होते थे, उनके एक राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम था इंडिका, जिसमें जो मौर्यों के टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन था ना दोस्तों, और जो एग्रीकल्चर वगैरह था उसके बारे में इसने लिखा है। यानी कि जो उस टाइम पे प्रशासन होता था और जो उस टाइम पे कृषि वगैरह होती थी उनके बारे में इसके अंदर वर्णन है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों डायमेकस। दोस्तों ये एक राजा होता था सीरिया का, अंत्योकस, उसका राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। देखो दोस्तों, जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त के में रहता था और चंद्रगुप्त का बेटा है बिंदुसार। तो बिंदुसार के में कौन रहता था? अंत्योकस। ठीक है दोस्तों, सॉरी अंत्योकस नहीं, डायमेकस। अंत्योकस तो राजा था, उसका ही है राजदूत था। फिर दोस्तों नाम आता है डायनोसियस का। ये दोस्तों एक टोलमी होता था मिस्र, यानी कि जिसको इजिप्ट बोलते हैं, वहाँ का राजा होता था, उसका एक राजदूत होता था। ये भी दोस्तों बिंदुसार के दरबार में ही रहता था। यानी कि देखो नाम भी एक जैसे से हैं, डायमेकस और डायनोसिस। ये दोनों के दोनों बिंदुसार के दरबार में रहते थे और ये दोनों के दोनों राजदूत थे। एक तो सीरिया देश का हो गया और एक मिस्र देश का। फिर आता है दोस्तों प्लिनी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। इसमें जो भारत के अंदर पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, खनिज पदार्थ हैं, जितनी भी मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो सारी की सारी इसके अंदर लिखी गई हैं। उन सब चीज़ों का वर्णन इसके अंदर मिलता है दोस्तों। बात करते हैं फाहियान की। हमें पता है, नाम से ही पता चल जाता है, चाइनीज़ है, चीनी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होता था, उनके शासनकाल में ये भारत में आया था, लगभग 399 से 415 ईस्वी के आसपास। ठीक है, इसके बीच में ही आया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर उस टाइम के जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम था या जो सोशल सिस्टम था उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। एक आता है दोस्तों ह्वेनसांग। ये भी दोस्तों नाम चाइनीज़ है तो आदमी भी चाइनीज़ है। ठीक है, इसको है ना दोस्तों यात्रियों के सम्राट के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है ह्वेनसांग को। जो हर्षवर्धन होते थे उनके शासनकाल में, याद है हमने पीछे पढ़ा था ना कि बाणभट्ट एक कवि होते थे हर्षवर्धन के राज्य के अंदर। तो ऐसे ही हर्षवर्धन के अंदर, जब हर्षवर्धन का राज्य था तभी वे ह्वेनसांग भी इंडिया के अंदर आया था दोस्तों भारत घूमने के लिए। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। ठीक है, और इसमें उस टाइम के जो इंडिया है उसके अंदर कैसा सिस्टम था उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद आता है हमारा इत्सिंग। ये भी एक चीनी था। तो ये तीनों तीनों चाइनीज़ थे। ये जो उस टाइम पे जो हमारा मगध तो नहीं कह सकते, मगध के बाद चेंज हो गया था, यानी कि जो आज का बिहार है ना, वहाँ पे ये घूमने के लिए आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय था उसके अंदर भी स्टडी करी थी। और दोस्तों ह्वेनसांग था ना, ह्वेनसांग ने भी जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था उस टाइम पे बहुत फेमस होता था, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके अंदर उसने भी अध्ययन किया था दोस्तों। ठीक है, उसने तो दोनों काम किए थे, वहाँ पे पढ़ाया भी था और पढ़ा भी था, दोनों ही काम किए थे। लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। दोस्तों जब भी कहीं पे खुदाई होती है ऐसी जगह पे जो अ, किसी सभ्यता से संबंध रखती है या फिर कोई ऐसी जगह है इम्पोर्टेंट जहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड पुराने टाइम की चीज़ें, तो वहाँ पे जब खुदाई होती है तो वहाँ पे कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। कई जगह जैसे अभिलेख मिल जाते हैं, कई जगह जैसे मुद्रा मुद्रा बोले तो मोहर वगैरह, सिक्के वगैरह, और कुछ जैसे स्मारक भी बनवा देते हैं। जैसे साउथ में हम देखते हैं मंदिर हैं, कितने अच्छे अच्छे भवन हैं, यानी कि घर, बड़े बड़े महल, जैसे ताजमहल हो गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, मूर्तियाँ। ठीक है, चित्रकला, और दोस्तों भौतिक अवशेष भी, मान लिया किसी की खोपड़ी मिल गई, किसी की हड्डी मिल गई, किसी का दांत मिल गया, किसी का पैर मिल गया, कुछ तो मिल ही जाता है। कहीं पे टूटा हुआ, कहीं मिट्टी का घड़ा मिल गया, कहीं पे कोई डोल मिल गई, कहीं पे कोई बैलगाड़ी मिल गई, कहीं पे कुछ मिल गया, कहीं चावल मिल गए, कहीं गेहूँ मिल गया, कहीं जो मिल गया। तो ये सारी चीज़ें भौतिक अवशेषों में आती हैं। मर्द भांड हमने देखे दोस्तों, आभूषण देखे हैं हमने। ठीक है, अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीज़ें दोस्तों जब पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाती है, जब हमारी इतिहास की रचना की जाती है दोस्तों। अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों के बारे में और भी डीपली डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।